जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है यूनिट नंबर 5 है 9 क्लास की फ़िज़िक्स का। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जितना भी ये टॉपिक है सारा ग्रेविटी के ऊपर काम कर रहा है। ग्रेविटी जो होती है वो कशिश शकल को बोलते हैं, ज़मीन की ताकत को बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन का कानून सबसे पहले हमने ये पढ़ना है जी, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का कानून हमारे पास सबसे पहले वो टॉपिक है, तो उसमें हम देखते हैं ग्रेविटेशन का कानून कहता है कि एफ किसी भी जिस्म के ऊपर लगने वाली ताकत, यानी कि इस कायनात के अंदर एक जिस्म, कोई भी एक जिस्म, एक एम, कोई भी एक जिस्म, इसके ऊपर लगने वाली ताकत और इस जिस्म के ऊपर लगने वाली ताकत मीन्स कि ये वाला जो जिस्म है वो इस जिस्म को अपनी तरफ खींचता है और ये वाला जिस्म इस जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। तो वो वाली ताकत जो इनके दरमियान में मौजूद हो, ठीक है, वो जो ताकत है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि इनके जो मास है, इनका जो वज़न है, उनके एक चीज़ आपको पहले बताता जाऊँ। मैं वज़न यहाँ पे मैं वज़न का आमतौर पे वज़न कह देता हूँ कि जी ये वज़न मीन्स एक होता है वेट और एक होता है मैस। हम आम तौर पे वज़न कह देते हैं लेकिन वो इस वेट के बारे में, और फिजिक्स कहती है कि जो वेट होता है ना, ये ग्रेविटेशनल पुल होती है कि ज़मीन कितनी ताकत से उस चीज़ को खींच रही है, जबकि मैस जो होता है ना वो अमाउंट ऑफ मैटर, कि उस जिसम ने कितना मादा रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वेट को जो है ना वज़न, मतलब मास को वज़न कह देता हूँ, जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं कि जी कितने किलोग्राम फलां। तो इसका भी कोई वज़न होगा, इसका भी कोई वज़न होगा, तो जो इनके दरमियान में ताकत होगी, फोर्स होगी अट्रैक्शन की, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके, इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के, मतलब ज़रब के। एक ये, दूसरा ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, एफ के। वो ताकत इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रास्त मुतनासिब होगी कि अगर ये चीज़ बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ती जाएगी, ये चीज़ कम करोगे तो ये भी कम होती जाएगी। दूसरा, वही फोर्स जो है एफ, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान में डिस्टेंस के स्केयर के। ठीक हो गया। ये डिस्टेंस कभी आर भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने डी लिख दिया है तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट देयर मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उनके उसके मुरब्बे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर ये चीज़ बढ़ाओगे तो ये कम होगी, ये कम करोगे तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो ये तनासुब माकूस इसको बोलते होते हैं उर्दू ज़बान में। ठीक हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। इन दोनों को मैं अगर इकट्ठा लिखता हूँ तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2 के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डी स्क्वायर के। ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है तो एक बराबर आता है, एक कोई कांस्टेंट के आता है, m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। यानी कि इसको हटा के ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई और आपके पास यहाँ पे फोर्स ताकत बच गई। ठीक हो गया। तो अगर k की वैल्यू 1 हो, मिसाल देता हूँ, k की कांस्टेंट की वैल्यू को 1 हो, तो फिर हमारे पास ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं करते। ठीक है, इसको हम इग्नोर नहीं करते जी। तो ये k, अब ये कोई कांस्टेंट k है। यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं, मतलब हम ग्रेविटी की बात करते हैं, तो इस k की जगह पे हम लिखते हैं g, बड़ा G। यानी कि ये कांस्टेंट जो है अब किस में तब्दील हो जाएगा, g में। या शुरू से ही आप इसको जी लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने के इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि कोई कांस्टेंट है, और उसी की जगह पे मैंने जी लिख दिया क्योंकि हम ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। आगे यूनिट जो है वो आप बेशक इसका देख लेते हैं, एफ मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर किलो ग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद ग्रेविटेशन का कानून और न्यूटन का तीसरा कानून, ये हमने लिखना है, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा कानून जो है और ग्रेविटेशन का कानून, ये आपस में कैसे मुमासलत रखते हैं, कैसे एक जैसे, ये हमने देखना है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर मैं यहाँ पर बड़ी
सारा एक मतलब ज़मीन को ऐसे बनाऊँ और ये छोटा सा एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखूँ, तो ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींचती है। अब कोई चीज़ आप ऊपर फेंकते हैं ना, तो ज़मीन उसको अपने सेंटर की तरफ या अपनी तरफ खींचती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो ग्रेविटी होगी भाई, ज़मीन अपने आप को ज़मीन उस चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, बात मानते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो ये भी इसके ऊपर असर डालेगी ना। अगर ये खींच रही है तो ये भी इसको क्या करेगी, खींचेगी। तो न्यूटन का तीसरा कानून भी तो यही कहता होता है ना कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, इक्वल होता है लेकिन समत में मुखालिफ होगा। तो अगर ज़मीन बड़े वाला, क्योंकि ज़मीन का मास बड़ा है और इसका छोटा विचारेगा, तो ये तो खींचेगी अपनी तरफ। तो जवाब में ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन ताकत क्योंकि इसकी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, इस वजह से इसकी तरफ आ जाएगी। ठीक है। और जैसे नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था ना, तो एक जो अबाबील थी वो बार बार चूंच में पानी पानी ले के उस आग के ऊपर फेंकती थी, तो आग इतनी मीलों तक फैली हुई थी, वो कैसे बुझाती। तो किसी बुजुर्ग ने या किसी फरिश्ते ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। कहती है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा तो मैं ये तो कहूँगी कि मैंने अपनी बसात के मुताबिक अपना हिस्सा डाला है। तो ये भी अपने बसात के मुताबिक इसको अपनी ताकत के साथ खींच रही है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि ये है, इस वजह से ये चीज़ नीचे की तरफ आएगी। तो न्यूटन का तीसरा कानून भी ये कहता है कि अगर ज़मीन खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जवाब में वो ऑब्जेक्ट भी इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, लेकिन ताकत क्योंकि मास का ज़्यादा, इस वजह से ये नीचे की तरफ खींच जाएगी। ठीक हो गया, ये न्यूटन का तीसरा कानून, और ये साथ में इसका ये हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा टॉपिक है जी ग्रेविटेशनल फील्ड, कशिश शकल का मैदान, ज़मीन की ताकत का मैदान। अब ऐसा मैदान, ऐसा फील्ड, ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी जिस्म ज़मीन की तरफ खिंच जाए, हम बोलते हैं कि ज़मीन का ये मदार है, ज़मीन का ये मैदान है, ज़मीन की ये ताकत का एक एरिया है। ठीक है। अब मिसाल देता हूँ कि आपने एक से देखा होगा कि एक आपने मकनातीस रखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ है उसके, ठीक है, यहाँ पर आप कहीं पे लोहा रखते हैं, तो अब इस मकनातीस के गिर्द इसका एक मैदान होता है, जिसके अंदर यूं ही ये ऑब्जेक्ट आएगा, ये फ़ौरन मकनातीस उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो हम बोलते हैं कि ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरीके से ज़मीन, ज़मीन के इर्द गिर्द भी क्या होता है, अर्थ के इर्द गिर्द भी एक ऐसा मैदान होता है कि जिसके अंदर कोई भी चीज़ लाई जाए या मौजूद हो, तो वो ज़मीन उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। उस मदार से बाहर जो ही आप निकलोगे तो आप खला में चले जाओगे, उसके ऊपर फिर ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगी, आप आज़ाद हो जाओगे। ठीक है। यहाँ पर आपका जो वज़न बनता है, मिसाल है आपका वज़न है जी 55 किलोग्राम, तो वो ज़मीन की ताकत की वजह से आपका वज़न बनता है। जब से आप खला में जाओगे तो यहाँ ना आप 55 के रहोगे, अगर 200 किलोग्राम का कोई बंदा है तो वो वहाँ पे वो भी जाके उसका भी कोई ये वज़न नहीं होगा। ठीक है। ये वज़न सिर्फ उसका क्या होता है, ज़मीन की कशिश की वजह से होता है। ये जो आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है ना 55 किलो की या 200 किलोग्राम की जो खसूसियत आपको मिली हुई है, ये ज़मीन की वजह से मिली हुई है। ठीक है। तो जैसे ही आप उस मदार से बाहर निकलोगे तो ज़मीन कशिश करना छोड़ देगी और आपका कोई वज़न बाकी नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये सारे का सारा इसको हम बोलते हैं कशिश शकल का मैदान, ऐसा मैदान, ऐसा एरिया ज़मीन के गिर्द जिसके अंदर कोई भी दूसरा जिस्म ज़मीन की ताकत को महसूस कर लेता है, हम उसे ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जो ज़मीन के गिर्द मैदान होता है उसकी ताकत कितनी है ये हमने देखनी है। तो ये होता है फोर्स पर यूनिट मैस, कि एक मैस के ऊपर एक ख़ास, मतलब फ़र्ज़ करो कि ये एक कोई बॉडी है, इसके सारे जिस्म मतलब मादा से मिलके बना है, तो इसके ऊपर पर यूनिट मास, इसके ऊपर लगने वाली जो ताकत होती है, हम उसे बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, कि इसके ऊपर कितनी, पर यूनिट मैस के ऊपर कितनी ताकत लग रही है, इसके एक मैस के ऊपर कितनी ताकत लग रही है। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है मैस ऑफ द अर्थ। मैस ऑफ द अर्थ हमने निकालना है जी, मैस ऑफ अर्थ, ज़मीन का मास। ठीक है। लिखाई मेरी कोई इतनी ज़्यादा टॉप क्लास नहीं है, ना ही मेरी इतनी वो राइटिंग अच्छी है, तो गुजारा कीजिएगा। एक ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ज़मीन का सेंटर है ये, यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है उसको उसने आर का नाम दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर ज़मीन के ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है, अब आपको पता है कि ज़मीन उसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ, बेशक ऊपर पड़ी हुई है लेकिन सेंटर की तरफ वो उसको क्या कर रही है, खींच रही है। अब हमें पता है कि ज़मीन का जो ग्रेविटेशनल जो कानून है वो होता है F=G m1 m2 ओवर r स्केयर या d स्केयर, ये जो भी होता है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, m1 को मैं छोटा m1 कर, क्योंकि इसका भी कोई मैस होगा, ये जो ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है उसका मास होगा वो छोटा, जबकि ज़मीन है, ज़मीन का अपना मैस होगा और वो होगा me, मास ऑफ द अर्थ, और ऊपर है आर स्क्वायर, जो इसके और ज़मीन के सेंटर के दरमियान में फासला ये आर इज इक्वल टू एफ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमें पता है कि ज़मीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, कितना खींच रही है, वो इसके वेट के बराबर है। फोर्स किसके बराबर है, वेट के, इसके वेट के, जितना इसका वेट होगा ना, वज़न होगा, ठीक है, उतनी ही ज़मीन इसको उस ताकत लगा लेगी। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता होता हूँ। देखिए, ये पेन पड़ा हुआ है, इस पेन को मैंने इस लाइन तक पहुँचाना है। अब इस पेन को यहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ पे मैंने धक्का लगाना है इसको, और यहाँ तक मैंने पहुँचाना है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही तगड़ा किस्म का बंदा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ तक पहुँचाना, तो क्या मैं उसी तगड़ापन को अपना इस्तेमाल करूँगा, ज़ोर से झटका दूंगा कि मैंने सिर्फ पहुँचाना है इसको यहाँ तक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसके बसात के मुताबिक ऐसे करूँगा और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये तो नहीं है कि मैं फुल यहाँ पे हाथ रखूँगा, ज़ोर से आगे इसको धक्का लगाऊंगा कि यहाँ से भी वो 6 मील और आगे चला जाए। ऐसा नहीं है। ये जितना है, जितनी इसकी औकात है, ज़मीन इसी की उसकी औकात के मुताबिक इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। और वेट, मतलब इसकी औकात वेट है, जितना वेट होगा उतनी ज़मीन इसके ऊपर ताकत लगा रही होगी, ठीक है। और वेट बराबर होता है एम जी के। इसको अगर आप ए का नाम दे दें तो पुट यहाँ पे लिखना है, इस वैल्यू को अगर उर्दू ज़बान में लिखोगे कि ये एक दो को मसावात दो को ए में जमा करने से, ठीक है, या ए में रखने से, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज़ी में आपने लिख लेना, वो खुद लिख लीजिएगा, बल्कि लिख ही देता हूँ, पुट इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। अब इस 2 को 1 में डाल दो, जहाँ पर f है वहाँ पर आपने एम जी लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम जी, इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू w या w इज इक्वल टू एम जी के बराबर है, तो ये हटा के इसको हटा दिया, एम जी लिख दिया, बराबर है जी एम छोटा एम ई बड़ा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये छोटा m और छोटा m क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। आपको मास ऑफ द अर्थ निकालना है, ठीक है। ये चीज़ नीचे डिवाइड हो रही तो जाके मल्टीप्लाई होगी, यानी कि जी आर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये जी जो है बाकी इधर बच जाएगा, जी और बड़ा एम ई। आपको सिर्फ एम ई चाहिए, जी नहीं चाहिए, तो जी इधर आके डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। जो इस तरफ तकसीम हो रहा होता है वो इधर जाके ज़रब खा जाता है, जो इस तरफ ज़रब हो रहा है वो इधर आके तकसीम, जो इस तरफ तकसीम वो इधर आके ज़रब, जो इधर ज़रब वो इधर तकसीम, ठीक हो गया जी। तो अब मुझे सिर्फ ये चाहिए जी, तो ये ज़रब हो रहे हैं, इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसको इधर तकसीम कर दो, जी आर स्क्वायर ओवर जी। रियाजी में जब आते तो मैं आपको डिटेल में बताता कि इधर जी कर दिया है, बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। ये पूरा तरीकाकार होता है कि इधर जिसे जी ख़त्म करना तो इधर भी जी पे तकसीम करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, इधर से जी और जी कट जाएंगे और इधर जी वैसे का वैसे आ जाएगा जैसे मैंने भी लिखा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कीमतें पुट करनी है। जी की वैल्यू होती है 10, छोटे जी की, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। आर जो होता है ना, आर ज़मीन का रेडियस, ज़मीन का रेडियस का जो वैल्यू होती है ना, ज़मीन के सेंटर से लेकर ज़मीन के किसी भी सतह के किसी भी हिस्से तक का जो फासला होता है उसे रेडियस बोलते हैं, रेदास बोलते हैं, और उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। किलो की जगह पे 3 जीरो लगा देते। और ये जी आपके पास पता है, आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस जो भी था 11 था, ये जो भी था, ठीक है, वो आपने लिख देना इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास एम ई की, लो जी पेन ही मुक गया, एम ई की जो वैल्यू आती है वो आती है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। मेरा तो पेन हो गया, इसमें स्याही हो गई मुक, तो वह तो मुड़ असी ये नहीं करते हैं, आपको नवा पेन ले लेने हैं। तो चलो, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे सिर्फ आपने ये वाला एम ई लिख देना है, बराबर है 6 ज़रब का निशान 10 लिखना है, और 10 के ऊपर 24, नहीं थोड़े थोड़े लिख रहे हैं, लिख रहा है, गैरत आ गई इसको। यहाँ पे 6, यहाँ पे एम ई, ठीक है, किलोग्राम, ये ज़मीन का वज़न है जी, 6 ज़रब 10 की ताकत 24 किलोग्राम। ओका जी, थैंक यू सो मच।